स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। मैं आपका दोस्त वसीम अहमद एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे शैलकीकी की संकल्पना। शैलकीकी की संकल्पना ये आपकी भू आकृतिक संकल्पनाओं से संबंधित है। ये हमारे चट्टानों से संबंधित जो संकल्पना है उन्हें ही हम शैलकीकी संकल्पना के नाम से जाना जाता है। चट्टानें आप जानते हैं, चट्टानों से संबंधित एक वीडियो मैंने बनाया था, जो प्लेलिस्ट में आप स्थल मंडल नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। जो पृथ्वी पर उपस्थित चट्टानें हैं उसके इतिहास को हम इसमें समझेंगे, उसकी पूरी संकल्पना को हम समझेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ये NTA UGC नेट ज्योग्राफी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो पढ़ेंगे हम, सबसे पहले कोटेशन पढ़ेंगे। चट्टानें भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं तथा जीव अवशेष उनके पृष्ठ हैं। यहाँ पर ये कहा गया कि चट्टानें, जो ये चट्टानें पृथ्वी पर पाई जाती हैं, ये भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं तथा जीव अवशेष उनके पृष्ठ हैं। पुस्तकों की तुलना चट्टानों से इसलिए की गई कि जैसे हम पुस्तक का अध्ययन करते हैं और उसके पृष्ठों को पढ़ते हैं, तो पृष्ठ पर पढ़ने के बाद हमें उसके बारे में पता चल जाता है कि इस पुस्तक की थीम क्या है। ऐसे ही हम जब जीव अवशेषों को, चट्टानों पर जो उपस्थित जीव अवशेषों का अध्ययन करते हैं, उसके इतिहास की हमें जानकारी हो जाती है, चट्टानों के इतिहास की हमें जानकारी हो जाती है। ये कोटेशन ये कहती है। आगे देखते हैं हम। चट्टानें पृथ्वी के इतिहास की पुस्तक के पृष्ठ हैं तथा जीव अवशेष उनके अक्षर हैं। यहाँ पर पुस्तकों के पृष्ठ कहा गया चट्टानों के इतिहास को, तथा जीव अवशेषों को अक्षर कहा गया। जैसे किताब में हम अक्षर पढ़ते हैं, ऐसे ही हम चट्टानों पर उपस्थित जीव अवशेषों का अध्ययन करेंगे, उन पर रिसर्च करेंगे, तो हमें चट्टानों के इतिहास की जानकारी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये कोटेशन आपकी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और पूछा जाता है कि ये किस चीज़ से संबंधित है, तो ये चट्टानों की संकल्पना से संबंधित है, आपको ये ध्यान रखना। उसके बाद आगे देखते हैं, हम इसे आगे समझते हैं इस पूरी संकल्पना को। जैसे कि आप देखते हैं इसमें लिखा हुआ कि अगर हम चट्टानों के वर्तमान स्वरूप को, अगर तो हम चट्टानों के वर्तमान स्वरूप को देखें या उसके रूप या आकार को देखें, चाहे उनका निर्माण किसी भी रूप में हुआ हो या किसी भी समय हुआ हो, भूगर्भिक अध्ययन करें अगर जो हम उन चट्टानों का जो वर्तमान में है, तो हमें यह आसानी से पता चल जाता है कि चट्टान विशेष का कब और किस परिस्थिति के रूप में निर्माण हुआ है। अगर जो हम चट्टानों के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन करें, उसके भूगर्भिक अध्ययन करें चट्टानों का, तो हमें चट्टानों के बारे में पता चल जाता है कि चट्टानों का निर्माण कब हुआ था और किस परिस्थिति में हुआ था। यहाँ पर यह समझाया गया। आगे देखते हैं हम। उपरोक्त के बिंदु, जो ऊपर मैंने दो बिंदु कोटेशन समझाई थी, वो चट्टानों के रूप को परिभाषित करते हैं, चट्टानों के आकार को परिभाषित करते हैं। यह आपको ध्यान रखना। चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया एक पूर्ण चक्र के रूप में घटित होती है। जो चट्टानों का निर्माण हुआ है एक तरीके से एक चक्र के रूप में हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी के ऊपरी भाग के निर्माण और उसके विनाशकारी भूगर्भिक क्रियाओं में प्राय चक्रीय क्रियाओं का आभास भी हो जाता है। जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है उसका निर्माण होता है और फिर उसका विनाश होता, फिर निर्माण होता, फिर आपका भूगर्भिक क्रियाओं द्वारा निर्माण हो जाता है, फिर उसका विनाश होता है चट्टानों का। तो ये एक क्या है, एक चक्रीय रूप हमें दिखाई देता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग में भी ये देखने को मिलता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम। यदि हम किसी घर्षित पर्वत मतलब अवशिष्ट पर्वत को लें, तो पता चलता है कि प्रारंभ में वह समतल रहा होगा, बाद में उत्थान की क्रिया द्वारा उसमें उभार हुआ होगा, किसी पर्वत का उभार हुआ होगा घर्षित होने से पहले। उसके बाद उसका जब उभार होता है, उसके बाद क्या है हुआ होगा उसके अंतर्गत, उसके बाद उसकी ऊंचाई सतह से अधिक हुई होगी। जब ऊंचाई होगी तो वो पर्वत बन गया पूरा। फिर उसके बाद उस पर अपर्दन की क्रियाएं मतलब अनाच्छादन की क्रियाओं का या अपर्दन की क्रियाओं का लोप हो गया, या अपर्दन की क्रियाएं हो गई, लोप नहीं हुआ सॉरी, अपर्दन की क्रियाओं ने उस पर क्रिया करनी शुरू कर दी, जिससे उसकी काट छाट हो गई। जब वो उसकी काट छाट हो जाती तो इस तरह उभार तथा कटाव द्वारा नीचा होना कई चक्र के रूप में घटित होता है।
जैसे अपलेशियन पर्वत श्रेणी। कहने का मतलब ये है चट्टानों पर, उस पर्वत पर अगर जो उभार होता है तो उस पर फिर अपरदन की क्रिया होती है और अपरदन से काट फाट हो जाता है और चट्टानें घिर्षित हो जाती हैं, पर्वत घिर्षित हो जाता है। और ऐसा उदाहरण अपलेशियन पर्वत श्रेणी के ऊपर मिलता है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी पर कई सारे आपके ये जो अपलेशियन पर्वत श्रेणी है, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, पर इस प्रकार के कई चक्र पूर्ण हो चुके हैं। कई सारे चक्र ऐसे पूर्ण हो चुके हैं कि वह उभार हुआ हो, फिर वो पर्वत बन गया हो, फिर उस पर अपरदन की क्रियाओं ने उसको फिर ख़त्म कर दिया हो, फिर उस पर दोबारा उभार हुआ हो। तो ये एक चक्रीय रूप हमने देखने को मिला। अब देखते हैं हम चट्टानों का चक्रीय रूप। जो हमारी तीनों चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, इनका हम चक्रीय रूप देख लेते हैं। इनका चक्र क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये होने जा रहा है, इसको आप विस्तार से देख लें। चट्टानों के चक्रीय निर्माण में चक्रीय सिद्धांत लागू होता है, एक सिद्धांत लागू होता है। अतः निम्न चट्टानों के चक्रीय निर्माण को हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हैं आपके आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान है आपकी? आग्नेय चट्टान का चक्र समझ लेते हैं पहले हम। आग्नेय चट्टान शैल का चक्रीय निर्माण। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी उस समय तप्त एवं तरल अवस्था में थी। जैसा आप जानते हैं, तरल और तप्त अवस्था में थी। पृथ्वी के धीरे धीरे ठंडा हो गई, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई। जब वो गर्म थी तो प्रथम सबसे पहले उस पर आग्नेय शैल का ही निर्माण हुआ, जब वो ठंडी हो गई। जब इसी चट्टान पर, आग्नेय चट्टान पर विघटन तथा वियोजन, विघटन माने टूटना, वियोजन माने भी बिखरना, से प्राप्त अवसाद, जब वो बिखर गया वहाँ पर, उन चट्टानों पर ही विघटन हो गया किन्हीं कारणों से, और उन पर जो उनका चट्टानों का वियोजन हो गया, टूट फूट कर बिखर गई, मतलब अपक्षय की क्रियाएं उन पर लागू हो गई। तो उसके बाद वहाँ से फिर क्या हुआ, वहाँ से नदी, वायु और हिमानी तथा सागरीय तरंगों द्वारा, अपरदन की क्रियाएं द्वारा वहाँ से वह अवसाद, वह टूटा फूटा रूप चट्टानों का वहाँ से हट गया, वहाँ से कट गया। और कटने के बाद वो कहीं जा पर जमा हो गया, जिसे हम निक्षेपण कहते हैं, निक्षेप हो गया। तो आपने देखा जब वह निक्षेप हो गया तो उसके बाद उससे क्या, कौन सी परत बनी? परतदार या अवसादी चट्टान का निर्माण हो गया। ये आपको ध्यान रखना। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम। पर्वत निर्माण क्रिया के समय अत्यधिक दाब के कारण परतदार शैल का भी रूपांतरण हो गया। जो हमारी परतदार या अवसादी शैल बनी, उसका भी अत्यधिक दाब के कारण क्या हुआ, उसका भी रूप परिवर्तित हो गया। वह परतदार शैल का जो रूपांतरण हो गया, और रूपांतरण होने के बाद रूपांतरित शैल बन गई, जिसको हम कायांतरित शैल भी कहते हैं। जब दाब का प्रभाव अत्यधिक होता है तो अत्यधिक ताप के कारण क्या होता है, रूपांतरित शैल भी पुनः रूपांतरित, अति रूपांतरित में बदल जाती है। जब दाब का प्रभाव, दबाव का प्रभाव चट्टानों पर अत्यधिक होने लगता है तो उस ताप व दाब के कारण क्या होता है, जो हमारी रूपांतरित चट्टान बनी, सबसे पहले आग्नेय बनी, फिर उसके बाद अवसादी बनी, उसके बाद फिर रूपांतरित बनी अवसादी के बाद। तो अवसादी के बाद जब रूपांतरित शैल में पुनः रूपांतरण हो जाता तो उससे क्या हो जाता है, फिर उसके अति रूपांतरण हो जाता है। तो इस कारण क्या हो जाता है, आप समझते हैं? इस कारण क्या, मौलिक जो रूपांतरित शैल थी वह पिघल कर लावे का रूप धारण कर लेती है, और जब लावे का रूप धारण कर लेती है तो शीतल होने पर वह ठंडी होकर जम जाती है, ठोस रूप धारण कर लेती है और पुनः आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाती है। तो दोबारा से आग्नेय शैल उससे बन जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है, आग्नेय चट्टान का एक पूर्ण निर्माणिक चक्र पूरा हो जाता है, एक पूर्ण निर्माणकारी चक्र पूरा हो जाता है। इसको हम इन कुछ महत्वपूर्ण रूप से और समझ सकते हैं, इस चक्र को, आग्नेय चट्टानों के चक्र को। जैसे कि आप देख रहे हैं, पृथ्वी की तरल अवस्था में संगठित थी, और संगठित थी तो वो ठंडी हो गई थी। पृथ्वी ठंडी होने के बाद आग्नेय शैल बन गई थी। फिर आग्नेय शैलों पर क्या हुआ, विघटन हुआ अपक्ष के कारण, और वियोजन हुआ, चट्टानें टूट फूट कर बिखरी, और बिखरने के कारण आग्नेय चट्टानों का जो चूर्ण में बदल गया, वो वहाँ चूर्ण इकट्ठा हो गया अपक्ष के कारण। और जब वो चूर्ण इकट्ठा हुआ तो वहाँ पर अपरदन के साधनों द्वारा, मैंने अभी पीछे अपरदन के साधन आपको बताए थे, वो पवन भी हो सकती है, हिमानी भी हो सकती है, आपकी समुद्री लहरें भी हो सकती हैं, या पवन भी हो सकती है। उसका जमाव हो गया, और जमाव होने के बाद
जब अपर्दन के साधनों द्वारा क्या हुआ, चट्टानें वहाँ से कटकर कहीं जमा हो गई, निक्षेपण हो गया, तो परतदार सेलों का निर्माण हो गया। तो चौथा रूप आता है आपका दाब। अब परतदार सेलों पर ही दाब और ताप के द्वारा क्या हुआ, रूपांतरण हुआ, और रूपांतरण के बाद रूपांतरित सेल का निर्माण हो गया। ये हमारी पूरी रूपांतरित सेल बन गई। और जब रूपांतरित सेल बन गई या कायांतरित सेल बन गई तो क्या हुआ, उसके बाद उस पर अति रूपांतरण हुआ और रूपांतरित सेल पिघल गई, उस पर दोबारा से अति रूपांतरण हुआ और रूपांतरित सेल पिघल गई, और पिघलने के बाद क्या हुआ, फिर आग्नेय सेल का निर्माण हो जाता है। तो पिघली हुई सेल जो ठोस रूप से जम जाती तो आग्नेय सेल का निर्माण हो जाता है। इसको हम यहाँ भी एक तरीके से और बेहतर तरीके से हम यहाँ पर समझ लेते हैं इस चित्र के माध्यम से। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, सबसे पहले क्या हुआ, आपकी जब पृथ्वी ठंडी हुई तो लावे का जमाव था, और लावे के जमाव से क्या आपकी आग्नेय चट्टान बन गई। आग्नेय चट्टान पर अपक्षय की क्रियाओं ने टूट फूट की, वहाँ से वो टूट फूट जो था अपर्दन की क्रिया द्वारा कहीं जाकर जम गया, और जमने के बाद निक्षेपण हुआ, निक्षेपण से आपकी परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान बन गई। उस अवसादी चट्टान पर ताप और दाब के प्रभाव से क्या हुआ, रूपांतरण हुआ, और रूपांतरण के कारण रूपांतरित सेल बन गई। फिर रूपांतरित सेलों पर भी अति रूपांतरण हुआ, तो उससे फिर क्या हुआ, चट्टानें अति रूपांतरण के कारण दोबारा से पिघल गई, और पिघलने के बाद फिर लावे का जमाव हो गया दोबारा, और फिर आग्नेय सेल बन गई। तो ये आग्नेय चट्टान का पूरा एक चक्र हम समझ गए। अब आगे देखते हैं हम अवसादी चट्टानों का चक्र हम यहाँ पर समझ लेते हैं। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। दूसरा है आपका परतदार या अवसादी सेल का चक्रीय निर्माण। आग्नेय सेलों के निर्माण के बाद पुनः विघटन हो जाता, और विघटन और वियोजन के द्वारा जो चूर्ण होता है वो कहीं जाकर जमा हो जाता, और प्रथम परतदार सेल का निर्माण हो जाता। तो आग्नेय सेल से ही आपकी परतदार सेल बनती है। फिर उसके बाद उस पर अवसादी सेल जब बन जाती है तो उस पर ताप और दाब के कारण क्या होता है, रूपांतरण होता है, और होने के बाद रूपांतरित सेल का निर्माण हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके बाद दो संभावनाएं होती हैं, दो संभावनाएं बन जाती हैं कि पहली संभावना ये होती है रूपांतरित अवसादी सेल से अगली सेल बनने के लिए प्रथम होती है आपकी रूपांतरित सेल के विघटन व वियोजन से प्राप्त जो मलबा होता है उसके जमाव से या तो दोबारा से परतदार सेल बन जाती है, और यहाँ पर निर्माण चक्र पूरा हो जाता है अवसादी चट्टानों का, परतदार चट्टान का। दूसरी संभावना ये बनती है कि रूपांतरित सेलों का पुनः रूपांतरण के कारण द्रव रूप हो जाता है, हो सकता है द्रव रूप में दोबारा बन जाती, जिससे फिर दोबारा वह ठोस होकर आग्नेय सेल बन जाती। तो क्या होता है आपका, इससे फिर आग्नेय चट्टान के विघटन से जो अवसाद के जमाव से जो पुनः रूपांतरित सेलों का निर्माण हो जाता है, तो फिर आग्नेय चट्टानों का फिर विघटन होता है। जब आग्नेय चट्टान बन जाती है फिर विघटन होता है आग्नेय चट्टान का, और विघटन होने के बाद दोबारा से परतदार सेल बन जाती। तो ये हमने परतदार सेल का चक्र समझा। उसके बाद हम देखते हैं, ये यहाँ पर दोबारा से हम एक बार समझ लेते हैं जो दो संभावनाएं बनती। पहली, जैसे मानो आग्नेय सेल से प्राप्त क्या हुआ, आपकी आग्नेय सेल थी, आग्नेय सेल से प्राप्त जो आपका चूर्ण था वो कहीं जमा हो गया तो उससे परतदार सेल बन गई। परतदार सेल पर पहली संभावना ये होती रूपांतरित सेल बन जाती, और रूपांतरित सेल पर ताप दाब की क्रियाओं के कारण फिर दोबारा परतदार सेल बनने की संभावना रहती है। एक संभावना ये बनी रहती है कि आग्नेय सेल से जो प्राप्त परतदार सेल थी उस पर रूपांतरित सेल बनती है, और रूपांतरित सेल पर दोबारा से क्या है, रूपांतरण हो जाता, और रूपांतरण के बाद क्या हो जाता, वह रूपांतरित चट्टानें पुनर्रूपांतरण का पिघल जाती है। पिघलने के बाद दोबारा वह लावा रूप में क्या हो जाती हैं, आपकी आग्नेय सेल बन जाती हैं। फिर आग्नेय सेल पर फिर दोबारा से क्या होता है, परिवर्तन होता है, और फिर परतदार सेल बन जाती है। तो परतदार सेल का आपने ये चक्र पूरा समझा। उसके बाद देखते हैं हम रूपांतरित सेलों का चक्रीय निर्माण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझेंगे इसे भी। जो हमारी रूपांतरित सेल का निर्माण या चक्रीय निर्माण होता है उसको समझते हैं। जो रूपांतरित सेल है, जो रूपांतरण है, वह आग्नेय व अवसादी सेल दोनों पर होता है, ये आपको ध्यान रखना। अतः इस रूपांतरित सेल का जो चक्र है वह दो रूपों में हो सकता है। इसका भी चक्र दो रूपों में हो सकता है। एक तो क्या हो सकता है आपका, इन दोनों रूपों को हम समझ लेते हैं। एक तो हो सकता है आपका परतदार सेल से जब रूपांतरित सेल बनेगी, परतदार होगी। सबसे पहली कौन सी थी आपकी, परतदार सेल थी, सबसे पहली आग्नेय थी। तो यहाँ तो
परतदार, यहाँ तो हम रूपांतरित सेल को समझ रहे हैं, तो परतदार सेल से कौन सी सेल बनती है आपकी? रूपांतरित सेल बनती है। फिर संभावना ये रहती है रूपांतरित सेल से फिर परतदार सेल बन जाती है और फिर परतदार से फिर रूपांतरित सेल बन जाती है, ऐसी भी संभावना बनी रहती है। और एक संभावना ये रहती है कि रूपांतरित सेल जो हमारी बनी थी अवसादी सेल से के रूप बदलने से, तो उस पर अति रूपांतरण से आग्नेय सेल बन जाती, और आग्नेय सेल बनने के बाद दोबारा से जब अति रूपांतरण के कारण चट्टानें पिघल जाती हैं, पिघलने के बाद फिर आग्नेय चट्टान बन जाती है, और आग्नेय चट्टानीय सेल बनने के बाद फिर उस पर परिवर्तन होता तो परतदार सेल बन जाती, और परतदार सेल के बाद फिर रूपांतरित सेल बन जाती। तो ये चक्र पूरा आपका चलता रहता है। तो ये एक पूरा चक्र आपका अवसादी चट्टानों का आपने समझा। सबसे पहले आपकी जब पृथ्वी तप थी तो वो लावे का जमाव हुआ, और लावे के जमाव के बाद उस पर अपक्षय की क्रियाओं ने क्रिया करनी शुरू कर दी, फिर उस पर अपर्दन हुआ, और अपर्दन के कारण चट्टानें टूट फूट कर वहाँ से कट गईं, अपक्ष टूटी फूटी अपक्षय के कारण, उसके बाद कटी आपकी अपर्दन के कारण, और कहीं जमा हुई आपकी निक्षेपण के कारण, ये क्रिया आपकी पूरी हो गई। फिर उसके बाद वहाँ से अवसादी चट्टान बन गई, अवसादी चट्टानों का रूपांतरण हुआ ताप दाब के कारण, तो रूपांतरित चट्टान बन गई, और जब रूपांतरित चट्टानों का पुनः रूपांतरण हुआ ताप दाब की क्रियाओं के कारण, तो फिर दोबारा वो लावा आपका ठोस हो गया पृथ्वी पर आकर, और फिर आपके कौन सी चट्टान बन गई? आग्नेय चट्टान बन गई। ये आग्नेय चट्टान मान लो, यह आपकी हो गई बी अवसादी चट्टान हो गई, और सी रूपांतरित, और फिर दोबारा से आग्नेय चट्टान का निर्माण हो जाता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, आशा करता हूँ आपके बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और एक कमेंट्स जरूर कर दे करें आप, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। मैं भी काफ़ी मेहनत करता हूँ इनको बनाने के लिए, आप ही के लिए बना रहा हूँ, मेरा इसमें कोई अपना कोई स्वार्थ नहीं है। तो मिलते हैं हम इससे बेहतर वीडियो के साथ। जय हिंद।